जापान अमेरिका पर हमला करने वाला है। जुइकाकू एयरक्राफ्ट कैरियर पर पायलट्स को सुबह 4 बजे जगा दिया गया। कैप्टन मित्सुओ फुजीडा सम्राट के लिए पारंपरिक साके टोस्ट लेने के लिए उन्हें इकट्ठा करते हैं। फुजीडा एडमिरल यामामोटो द्वारा बनाई गई एक योजना के तहत हवाई में अमेरिका के विशाल नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले की अगुवाई करने वाले थे। यामामोटो एक निर्णायक वार करके प्रशांत पर जापान की जीत के रास्ते में मौजूद इस रोड़े को दूर करना चाहते थे। फुजीडा बताते हैं, हमने पर्ल हार्बर के लिए उड़ान भरी। मैं कोड वर्ड्स में चिल्लाया, टोरा टोरा टोरा। यह हमला एकदम अचानक हुआ। मरीन कॉर्पोरल अर्ल नाइटिंगेल एरिजोना नामक बैटलशिप पर थे। वो बताते हैं, एक विस्फोट की वजह से जहाज बुरी तरह हिलने लगा। मैंने बोट डेक पर देखा तो वहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैंने मेजर को बताया कि शिप लपटों से घिरा हुआ है। मेजर ने हमें जहाज छोड़ने का हुक्म दिया। मैंने सबसे आखिर में शिप को छोड़ा। चारों तरफ सिपाहियों के शव पड़े थे और जले हुए लोग क्वार्टर डेक की तरफ जा रहे थे। वो गिर जाते थे और शायद उनकी मृत्यु हो जाती थी या वो पूरी तरह घायल थे। युद्ध की घोषणा के बिना किए गए इस हमले में 2500 अमेरिकी मारे गए और 1200 घायल हुए। दूसरी तरफ जापान के 100 से भी कम पायलट्स और नाविकों की मौत हुई। इन तस्वीरों से जाहिर था कि अमेरिकी नागरिकों के दिल दहल जाएंगे और अब वो युद्ध में अपने देश के शामिल होने का विरोध नहीं करेंगे। फिर भी जापान की सेना ना तो हवाई पर उतरी, ना ही उसने पर्ल हार्बर पर कब्जा किया। उन्होंने अमेरिकी बेड़े के कुछ हिस्से को डुबो दिया, लेकिन ये बैटलशिप्स अब तक आउटडेटेड हो चुके थे। एयरक्राफ्ट कैरियर अब नेवल वॉरफेयर में जीत की कुंजी बनने वाले थे। पर्ल हार्बर में मौजूद 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब वहां नहीं थे। वो सब समुद्र में थे और इसीलिए चमत्कारिक रूप से वो ठीक ठाक रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हमले की उम्मीद कर रहे थे। इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन यह कल्पना किसी ने नहीं की थी कि जापान की नेवल एविएशन यूनिट अपने अड्डों से 5000 किलोमीटर की दूरी पर भी हमला कर पाएगी। अगले दिन रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित किया। कल यानी 7 दिसंबर 1941 का दिन हमेशा के लिए बदनामी की चादर में लिपटा रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर अचानक और जानबूझकर हमला किया गया। अब इस पहले से सोचे समझे हमले का मुकाबला करने में हमें चाहे कितना भी वक्त लगे, अमेरिका के लोग अपने दुश्मन के खिलाफ अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर जीत हासिल करेंगे। यह वाकई एक हमला था। उसी दिन जापान ने ब्रिटेन की कॉलोनी हांगकांग पर भी हमला किया। इसके बाद जापानियों ने फिलीपींस में अमेरिका के एयर बेसिस पर बमबारी की और बटान पेनिनसुला में उतर गए। जापान की सेना पहले ही चीन में मजबूती से अपने कदम जमा चुकी थी। उन्होंने रबर के लिए ब्रिटेन की बर्मा और मलाया कॉलोनीज पर हमला किया और तेल के लिए डच कॉलोनी सुमात्रा पर। उन्होंने तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दी। कुछ महीने बाद जापानी सेनाएं फ्रांस की कॉलोनी इंडो चाइना में पहुंच गईं।
1940 में फ्रांस की हार के बाद विशी रजीम, जो हिटलर के एक मित्र देश की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर पा रही थी, उसने अपने कुछ एयर और नेवल बेसिस को जापान को दे दिया। अमेरिका ने इसके बाद जापान को तेल की सप्लाई बंद कर दी और जापानी नागरिकों की संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया। इन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण जापान को युद्ध में कूदना पड़ा। जापान हद से ज्यादा आबादी वाले ऐसे द्वीपों की एक श्रृंखला थी जो तेजी से विकसित हो रहे थे, लेकिन उनके पास कुदरती संसाधन कम थे। जापान को रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी और उसने उन देशों को जबरन फतह करना शुरू कर दिया जिनके पास ये चीजें थीं। जापान की नौसेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर फ्लीट वाली फौज थी। उसके पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर और बेहद उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट थे। मिसाल के लिए ज़ीरो नामक गजब का विमान रफ्तार, संचालन और दूरी के हिसाब से मित्र सेनाओं के जहाजों से कहीं आगे था। इसके अलावा जापान के पास लाखों सैनिकों वाली सेना थी जो अपने सम्राट के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थी। हिरोहितो जापान के 124वें सम्राट थे। ये विद्वान नरेश अपने महल की लेबोरेटरी में मरीन बायोलॉजी का अध्ययन करते रहते थे। वो एक जीते जागते ईश्वर थे। उनकी सेना उनके हुक्म को ईश्वर का हुक्म मानती थी। चीन में इंपीरियल आर्मी ने जबरदस्त नरसंहार किए थे, जैसे कि 1937 का नैनकिंग में हुआ नरसंहार, जिसमें 3 लाख चीनी नागरिकों का कत्लेआम कर दिया गया। और फिर जापान की सेना ने फॉरबिडन सिटी बीजिंग में सड़कों पर परेड की। देश की बागडोर बेशक सम्राट के हाथ में थी, लेकिन राजकाज वो नहीं चलाते थे। असली ताकत थी जनरल टोजो और एक अति राष्ट्रवादी समूह के हाथों में, जो जर्मनी की गेस्टापो जैसी एक स्थानीय गुप्तचर संस्था कैंपे टाई और लाउडस्पीकर्स के जरिए देश पर नियंत्रण रखता था। दस करोड़ जापान वासियों का आह्वान किया जाता है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। जब तक हम लोगों में पूरी दुनिया में शांति कायम करने के इंपीरियल लक्ष्य के प्रति वफादारी की भावना रहेगी, तब तक ना हमें अमेरिकियों से डरने की जरूरत है और ना ही ब्रिटिश से। जिन जापानी पायलट्स ने नाश्ते के समय इंडो चाइना से उड़ान भरी थी, उन्हें ब्रिटेन से कोई डर नहीं लगता था। ये पायलट्स उन 2 ब्रिटिश बैटलशिप को ढूंढ रहे थे जो सिंगापुर को बचाने आए थे। इनमें से एक था बेहद शानदार रिपल्स, जो अपने दौर के सबसे आधुनिक कॉम्बैट शिप्स में से एक था, और दूसरा था प्रिंस ऑफ वेल्स, जो रॉयल नेवी का गौरव था। इन दोनों को जापानी सेनाओं ने 1 घंटे से भी कम समय में डुबो दिया। उस दिन महासागरों पर से ग्रेट ब्रिटेन का प्रभुत्व खत्म हो गया। अगले दिन बर्लिन में फ्यूरर नाजी नेताओं की एक बैठक के लिए राइक्सटैग गया। चार दिन तक हिटलर बेकार ही ये इंतजार करता रहा कि रूजवेल्ट जर्मनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे। तब पर्ल हार्बर का हमला हुआ था और जापान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। अगर हिटलर जापान का पक्ष लेता तो शायद जापान रूस में उसकी मदद करता, लेकिन जर्मन जनरल्स इस मामले को लेकर कोई खास उत्साहित नहीं थे। विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप ने हिटलर को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हम जानते हैं कि रूजवेल्ट के पीछे कौन सी शक्तियां मौजूद हैं। ये हैं यहूदी। मैं जर्मन जनता का आभारी हूँ कि उसने मुझे इस ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए चुना है, जो आने वाले 10 सदियों तक दुनिया के इतिहास को निर्धारित करेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन फोन किया तो रूजवेल्ट ने कहा, अब हम सब एक ही स्थिति में हैं। चर्चिल पिछले 2 साल से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रूजवेल्ट अपने देश के लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने शांति कायम रखने के लिए यथासंभव कोशिश की। यह युद्ध अब एक विश्व युद्ध में बदल गया था
और चर्चिल खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। उन्हें क्या लगता है हम किस किस्म के लोग हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम हमेशा अपने धैर्य को कायम नहीं रखेंगे और उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो और पूरी दुनिया कभी ना भूल पाए। लेकिन चर्चिल ने दुश्मन की ताकत को बहुत कम करके आंका था। जापान ने सिर्फ 17 दिन में हांगकांग पर कब्जा कर लिया। जनरल यामाशीटा को टाइगर ऑफ मलाया कहा जाता था। उसने मलाया के जंगलों में जापानी टैंक भेज दिए। उसने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिटिश एम्पायर का एक नगीना था और इसे अभेद्य माना जाता था। यामाशीटा ने हजारों कैदियों को कतार में खड़ा किया ताकि उन्हें और उनके देश को शर्मिंदा किया जा सके। यामाशीटा ने जापानी प्रोपेगेंडा क्रू की सलामी भी ली। जनरल यामाशीटा को युद्ध संबंधी अपराधों के लिए 1946 में फांसी दी जानी थी। जनरल मकार्थर फिलीपींस में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर थे और अब जापानी सेना से घिर चुके थे। रूजवेल्ट ने उन्हें आदेश दिया कि वो भाग जाएं ताकि बंदी न बना लिए जाएं। जब वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की, मैं वापस लौटूंगा। मकार्थर के सिपाहियों को बंदी बना लिया गया। इनमें 30,000 अमेरिकी अपने पुराने 1917 के डोबॉय हेलमेट्स में थे और इतनी ही तादाद में फिलीपींस भी थे जो 100 किलोमीटर दूर अपने इंटर्नमेंट कैंप के लिए रवाना हो गए। ये था बटान डेथ मार्च। जिंदा बचे एक सिपाही सिडनी स्टीवर्ट का कहना है, हम बिना खाए 10 दिन और 10 रात तक चलते रहे। हमारी लगातार पिटाई की गई। जो लोग चल नहीं पा रहे थे उनका सिर गार्ड्स ने अपनी तलवारों से काट दिया। सिर्फ 5 महीनों में जापान ने सुदूर पूर्व में मित्र सेनाओं को तबाह कर दिया था और आधे प्रशांत को जीत लिया था। टेनोहेकाई बंजाई, लॉन्ग लिव द एम्परर। बंजाई के स्वर पूरे साम्राज्य में गूंजकर युद्ध की इस तेज रफ्तार जापानी शैली का जश्न मना रहे थे। ये स्वर जनरल टोजो और सम्राट तक भी पहुंचे, जो अपने परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आए। जर्मनी फर्स्ट। चर्चिल और रूजवेल्ट दोनों ही इस रणनीति पर सहमत थे और उनका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को हराना। चर्चिल ने कहा, हमें जर्मनी पर बमबारी करनी होगी। उन्होंने जनरल बॉम्बर हैरिस की कमान में एक एयर फ्लीट बनाया। हैरिस का मानना था कि वो 4 इंजन वाले ताकतवर हेलिफैक्स और लैंकास्टर विमानों के जरिए युद्ध जीत सकते हैं। इस रणनीति की आलोचना की गई क्योंकि इसे सैनिकों और उपकरणों के सिलसिले में महंगा माना गया, लेकिन जर्मन शहरों पर इसका असर नजर आने लगा। 8 मार्च 1942 को एसन पर बमबारी की गई, जिसके जरिए चर्चिल स्टालिन की मदद कर सकते थे। इस शहर में वो हथियार बनते थे जिनका इस्तेमाल जर्मनी की सेनाएं रूस में करती थी। अब जर्मन नागरिकों ने हिटलर की नीतियों के परिणामों का अंदाजा लगाना शुरू किया। नाजी शासन खतरनाक जुनून पर उतर आया था। हिटलर, गोरिंग, हिमलर और उसके सहायक हाइड्रिक ने फाइनल सॉल्यूशन को लागू करना शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में यहूदियों का सफाया किया जाना था। जनवरी 1942 में बर्लिन के नजदीक हुई वानसे कॉन्फ्रेंस में भी इस फैसले पर मोहर लगा दी गई। हाइड्रिक इसीलिए पेरिस आया था
ताकि फ्रांस में मौजूद यहूदियों को चुनकर ऑशविट्स में मौजूद गैस चेंबर्स तक की उनकी आखिरी यात्रा के लिए उन्हें भेजा जा सके। वानसे कॉन्फ्रेंस में इस महा अपराध का षड्यंत्र रचा गया। हजारों यहूदियों को फेक शावर्स में ठूंसकर जहरीली गैस से मार डाला गया। रूस में गोलीबारी के जरिए सामूहिक हत्या के बाद यह नरसंहार और तेज हो गया। पेरिस और पूरे यूरोप में इस कब्जे की वजह से गरीबी छा गई। हर चीज को सीमित मात्रा में दिया जाने लगा। जर्मनी के कब्जे वाले देश जो कुछ भी उत्पन्न करते थे वो जर्मन सेना को खिलाने के लिए भेजा जाने लगा। इन बच्चों के पिता जर्मनी में कैद थे। यहां पुरुषों के लिए स्टालैग कैंप्स थे और ऑफिसर्स के लिए ऑफलैग कैंप्स। गैस्टोन सीरेक को जून 1940 में कैदी बनाया गया था। वो लिखते हैं, मैंने उस स्टालैग में 20 से 25 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 5 साल पत्नी के बिना बर्बाद किए। ऑफलैग्स में ऑफिसर्स के साथ बेहतर बर्ताव किया जाता था। फ्रेंच जनरल्स को ड्रेसडेन के नजदीक कर्निंगस्टाइन नामक किले में रखा गया। इनमें बैटल ऑफ फ्रांस के बदकिस्मत लीडर्स भी थे, जैसे कि जनरल जिरो, जिनके जेलर को ड्रेसडेन शहर की उनकी एक दिलचस्प विजिट को फिल्माने में बड़ा आनंद आ रहा था। ब्रिटेन की बमबारी इस शहर को धराशायी कर देने वाली थी। 63 साल की उम्र में जनरल जिरो एक ऐसे एक्रोबैटिक एस्केप के नायक बनने वाले थे जिससे हिटलर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ वक्त के लिए जिरो जनरल डेगॉल के प्रतिद्वंद्वी बन गए। दरअसल ये डेगॉल ही थे जो लंदन से फ्रेंच रेजिस्टेंस को जीवंत बनाए रखने वाले थे। फ्रांस में देश पर कब्जा करने वालों के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे थे और इनमें खास तौर पर तब से तेजी आ गई थी जब कम्युनिस्ट्स ने सोवियत संघ पर जर्मनी के हमले के बाद प्रतिरोध संघर्ष में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जर्मन विरोधी हमलों की जवाबी कार्रवाई में बंधकों को मार दिया गया। डिगॉल की अब एक छोटी सी फौज थी जो अफ्रीका में ब्रिटेन के साथ साथ लड़ रही थी और इसका नाम था फ्री फ्रेंच फोर्सेस। विशी सरकार ने इसके सदस्यों को मौत की सजा दी थी। इनमें से कुछ 18 जून 1940 से लड़ रहे थे। इनमें से सबसे मशहूर थे जनरल लैक्लेयर। उनका असली नाम फिलिप ड ऑटक्लॉक था, लेकिन उन्होंने फ्रांस में अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह छद्म नाम रख लिया था। डिगॉल द्वारा जनरल बना दिए जाने के बाद उन्होंने केपी नामक एक टोपी पहननी शुरू कर दी, जिसके 2 स्टार्स कूफरा लीबिया में हुई लड़ाई में जीत के बाद एक इटालियन से लिए गए थे। उस दिन लैक्लेयर ने अपने सैनिकों से कहा, शपथ लो कि तब तक अपना संघर्ष जारी रखोगे जब तक दोबारा स्ट्रेसबर्ग के कैथीड्रल पर हमारा झंडा नहीं लहराता। पंद्रह दिन तक लीबिया के रेगिस्तान में बिर हकीम नामक जगह पर फ्री फ्रेंच फोर्सेस रोमेल के द डेजर्ट फॉक्स और उसकी अफ्रीका कोर द्वारा शुरू किए गए जर्मन हमले का मुकाबला करती रहीं। इस अंतर्राष्ट्रीय मुठभेड़ में तथाकथित एक्सिस पावर्स सभी मोर्चों पर पोजीशंस लिए हुए थीं। एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान का गठजोड़ था। अफ्रीका कोर मिस्र से जरा ही बाहर थी। वेयरमाख्त के कब्जे में रूस का 1/3 हिस्सा आ चुका था। जापान की इंपीरियल नेवी ने प्रशांत पर कब्जा कर लिया था और जर्मनी की पनडुब्बियां अटलांटिक में तबाही मचा रही थीं। यू बोट यकीनन जर्मनी का सबसे खतरनाक हथियार थी। 1942 के पहले कुछ महीनों में ये पनडुब्बियां मित्र सेनाओं के 40 लाख टन वजन के शिप्स, ऑयल टैंकर्स और परेशानी झेल रहे ग्रेट ब्रिटेन तक हथियार, प्लेन्स और फ्रेश सप्लाईज ले जाने वाली फ्रेटर्स को डुबो चुकी थी। बेशक अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया था, लेकिन लग रहा था कि यह युद्ध हारा जा चुका है और पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर है।
जर्मन पनडुब्बियां उत्तर अमेरिका पहुंची। अपने पेरिस्कोप्स के जरिए उन्होंने न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनियों को फिल्माया। हमें खबर मिली है कि विमानों की एक स्क्वाड्रन लॉन्ग आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी अखबारों और रेडियो ने जनता को जर्मनी के संभावित हवाई हमलों की चेतावनी देनी शुरू कर दी। अलबत्ता सच ये है कि तब तक विमानों में यूरोप से इतनी लंबी दूरी तक उड़कर जाने की काबिलियत नहीं थी। फिर भी लोगों से अपनी रोशनियां बुझाने को कहा गया। दरअसल पश्चिमी तट पर जापान के हमले की आशंका ज्यादा लग रही थी और वहां लोगों में भारी डर समा गया। अचानक 1,20,000 जापानी अमेरिकी संदेह के घेरे में आ गए। सबसे पहले उनके रेडियो जब्त किए गए, उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए। सरकार ने ऐसे ऑर्डर्स चिपकवा दिए जिनमें आपातकालीन उपायों की जानकारी दी गई थी। रूजवेल्ट ने कहा कि यह कार्रवाई सैनिक नजरिए से जरूरी है। जापानी मूल के ये अमेरिकी कैलिफोर्निया में कई पीढ़ियों से रहते आए थे और खेती और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन लोगों ने राज्य को काफी कुछ दिया था। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी नागरिक थे। इन लोगों को अपनी दुकानें और अपने घर खाली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। इसके बाद इन्हें समूहों में उन रीलोकेशन सेंटर्स में ले जाया गया जो या तो यूटा के रेगिस्तानों में थे या कोलोराडो के बर्फीले इलाकों में। इन सेंटर्स को इंटर्नमेंट कैंप्स कहा गया। अमेरिका जैसे देश के लिए यह सब शर्मनाक था। अमेरिकन नॉवेलिस्ट जूली ऑट्सुका के शब्दों में, मेरा पालन पोषण ठेठ अमेरिकी अंदाज में हुआ। हम घर में कभी जापानी भाषा नहीं बोलते थे, जापानी भोजन नहीं करते थे। फिर मेरे दादा को FBI ने जापान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ लिया। साथ में मेरी दादी, चाचा और मेरी मां भी पकड़े गए। जो कुछ हुआ था उसके प्रति मेरा परिवार हमेशा बहुत एहतियात बरतता था, लेकिन अमेरिका के प्रति उनकी वफादारी कम नहीं हुई। इनमें से 6,000 लोग प्रशांत में बतौर अनुवादक काम करने वाले थे। लगभग 20,000 लोगों ने यूरोप में जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने नाम लिखवाए। अन्य लोगों को युद्ध के बाद रिहा कर दिया जाने वाला था। 1942 में पूरा अमेरिका अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बचाने के लिए एकजुट हो गया। लाखों पुरुषों ने फौज में नाम लिखवाए और 60 लाख महिलाएं इन पुरुषों की जगह हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम करने लगी। रूजवेल्ट ने लक्ष्य रखा कि 1,25,000 विमान, 75,000 टैंक्स और 1 करोड़ टन वजन वाले शिप्स बनाए जाएं। इसे विक्ट्री प्रोग्राम नाम दिया गया, लेकिन जीत अनिश्चित भी थी और बहुत दूर भी। अमेरिका के लोगों का जोश अब कम हो रहा था और उसे फिर से बहाल करने के लिए कुछ किया जाना जरूरी था। लिहाजा एक दुस्साहसी योजना बनाई गई। USS हॉर्नेट नामक एक एयरक्राफ्ट कैरियर 16 B-25 बॉम्बर्स के एक स्क्वाड के साथ जापान के ज्यादा से ज्यादा करीब जाने की कोशिश करने वाला था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े विमान एक कैरियर के छोटे से डेक से उड़ान भरे। इन एयरक्रूज को एयरफोर्स कर्नल जिमी डू लिटिल ने ट्रेनिंग दी, जो कभी एक मशहूर रेसिंग पायलट थे। वो इस हमले की अगुवाई करने वाले थे। यह मिशन असंभव लग रहा था। जापान तक की उड़ान बहुत लंबी थी और बमों और ईंधन के लिहाज से ये विमान बहुत भारी लग रहे थे। लेकिन ये उड़ान भरने में कामयाब रहे। इनके इस मिशन की कामयाबी का जश्न 30 सेकंड्स ओवर टोक्यो नामक एक लोकप्रिय फीचर फिल्म में दिखाया जाने वाला था। इन विमानों ने 16 टन वजन के बम गिराए, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन उगते सूरज का साम्राज्य कहे जाने वाले जापान के चेहरे पर यह एक तगड़ा तमाचा था। 8 विमान जापान के इलाके में घुस गए और उन्हें जबरदस्त जवाबी हमला झेलना पड़ा। उन पर युद्ध अपराधों के सिलसिले में मुकदमा चलाया गया,
जिसमें 3 को सजाए मौत दी गई और 5 को आजन्म कारावास। प्रधानमंत्री जनरल टोजो और एडमिरल यामामोटो के लिए इस अमेरिकी हमले ने यह साबित कर दिया कि पूर्व में उनके लिए अपने रक्षात्मक इलाके का विस्तार करना जरूरी था। उनकी योजना प्रशांत के बीच में मौजूद एक अमेरिकी मिलिट्री बेस मिडवे को हथियाने की थी और फिर वो पर्ल हार्बर पर कब्जा करना चाहते थे, जैसा कि उन्हें 6 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन जापानियों को यह नहीं पता था कि अमेरिकी उनके गोपनीय मिलिट्री कोड को सफलतापूर्वक तोड़ चुके हैं और उन्हें जापान की योजना की जानकारी है। इसके नतीजे में अमेरिका के कमांडर इन चीफ एडमिरल चेस्टर निमिट्ज ने मिडवे को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। उनके पास यामामोटो के मुकाबले कम एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन एक एम्बुश के लिए वो इन सब को एक जगह ले आए। एडमिरल यामामोटो अब तक के सबसे बड़े आर्माडा का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बेड़े में 200 बैटलशिप्स और 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जबरदस्त बेड़ा था, जिन पर करीब 600 विमान लदे थे। इन पर 5000 जापानी मरीन्स भी थे और एक पेंटर भी, जो इस लड़ाई को अमर बनाने के लिए आया था। यह था फुजीटा। पेरिस में वो एक मशहूर मोंटपार्नास आर्टिस्ट था। वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए जापान लौटा था। अमेरिका की तरफ से जाने माने डायरेक्टर जॉन फोर्ड आए थे, जो मिडवे आइलैंड को बचाने की लड़ाई को अमरत्व प्रदान करने वाले थे। युद्ध की पूर्व संध्या पर उन्होंने हमले से पहले के अपने पश्चिमी सैनिकों के माहौल की रचना करने की कोशिश की। मरीन्स जानते थे कि अगले दिन हमला किया जाना है। सुबह फोर्ड ने पहले जापानी हमले की फिल्म बनाई, जिसने अमेरिकी बेस को बर्बाद कर दिया। एक जापानी बम फिल्म मेकर्स के बहुत नजदीक गिरा, जिससे फोर्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फोर्ड ने उस समय मरीन से कहा था, माय गॉड, ये तो बहुत नजदीक फटा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ मौजूद मरीन्स की उम्र सिर्फ 18 से 22 साल के बीच थी। मैंने इससे ज्यादा शांत लोग नहीं देखे। फिर मुझे लगा कि ये लड़ाई तो हम जीत ही जाएंगे। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी पायलट्स की उम्र इससे ज्यादा नहीं थी। ये किशोर तो अभी कॉलेज से निकले ही थे। उन्होंने जॉन फोर्ड के कैमरामैन को कुछ पोज दिए और फिर जापानी बेड़े पर हमला करने के लिए उड़ चले। पहला हमला टॉर्पीडो स्क्वाड्रन 8 को करना था। इनमें से एक पायलट थे 25 साल के लेफ्टिनेंट जॉर्ज गे, जिन्होंने जापानी बेड़े के ऊपर सीधे गोता लगाया। एयरक्राफ्ट कैरियर की विमान भेदी तोपें एक के बाद एक अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाती जा रही थीं। जॉर्ज गे समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे कि तभी उनके विमान को गोली लगी। उनका विमान पानी पर उतरा और वो हैरत अंगेज रूप से बच गए। कुछ 100 गज की दूरी पर उन्हें जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर काफी जबरदस्त गतिविधि नजर आई। विमानों में ईंधन भरा जा रहा था और दूसरे हमले की तैयारी में विमानों में बम लादे जा रहे थे। इसी पल अमेरिकी बम वर्षकों की एक और स्क्वाड्रन ने जापान के शिप्स के ऊपर उड़ान भरी। उन्होंने जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो दिया। जॉर्ज गे अब भी पानी में थे। वो कहते हैं, मैं जापान के शिप्स के मलबे और शार्क्स के बीच फंसा हुआ था। मुझे मिडवे पर पहला हमला करके लौट रहे जापानी जहाज नजर आ रहे थे। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ढूंढ रहे थे, जिन्हें हमने अभी अभी डुबोया था। मैंने देखा कि जिन जापानी विमानों का ईंधन खत्म हो गया था, उन्हें पायलट पानी पर उतार रहे थे।
जॉर्ज गे को एक अमेरिकी सी प्लेन बचाने वाला था और वो बाद में एक एयरलाइन पायलट बनने वाले थे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यॉर्कटाउन को जापानियों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। वो इस नुकसान की भरपाई में लगा था। उस पर मारे गए लोगों की गिनती की जा रही थी और उसे बेस की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही थीं। लेकिन अगले दिन जापानी सबमरीन I-168 ने इस पर टॉर्पीडो से हमला किया। अमेरिकी एक एयरक्राफ्ट कैरियर गंवा चुके थे, लेकिन जापानियों के 4 कैरियर्स बर्बाद हो गए थे। यह जापानियों की पहली हार थी। इससे मित्र सेनाओं के हौसले बढ़ गए और उनका आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन इससे जापान कमजोर नहीं हुआ था। प्रशांत में मिडवे पर रोक दिए जाने के बाद यह दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ा जा रहा था। डार्विन ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी शहर था, जिस पर जापानी पहले ही बमबारी कर चुके थे और अब वो एक हमले की तैयारी कर रहा था। ये इस देश की पहली लड़ाई थी। ऑस्ट्रेलिया जापानियों का मुकाबला करने की कोशिश करने वाला था, जो लगातार अपने इलाके का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने एक विशालकाय द्वीप न्यू गिनी पर हमला कर दिया, जो तब तक लगभग अभेद्य था। यहां मुख्य रूप से खोजी ही आते थे। पैपुआ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जबरदस्त मदद की, जो न्यू गिनी में मुकाबला कर रहे थे मच्छरों, लाल चींटियों, जोंकों, सांपों और जापानियों के हमले का। लेकिन अब अमेरिकियों को ग्वाडलकनाल नामक एक द्वीप को लेकर चिंता हो रही थी। उनके एक टोही विमान ने यह बताया था कि जापानी इस द्वीप पर एक एयरफील्ड बना रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और खतरा था। अमेरिकियों ने इस युद्ध की पहली बड़ी लैंडिंग का इंतजाम शुरू किया। शुरू में मरीन्स को समुद्र तट पर किसी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा और वो जंगल में घुस गए। इन्हीं में से एक सैनिक एडविन मोगन का कहना है, हमें अब जंगल का अंदाजा होने वाला था। जंगल में बड़ी रहस्यमय और डरावनी आवाजें थीं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन हमने अपने आप से कहा, जापानियों के हमसे बेहतर होने की कोई वजह नहीं है। वो सब शहरों में रहते हैं, क्योंकि जापान में तो जंगल है ही नहीं। मरीन्स प्रोफेशनल्स थे और जापानी सैनिक बेहद सख्त जान। जापानियों को अपनी उत्कृष्टता का इतना भरोसा था कि वो तो अपनी बायोनेट्स के साथ हमला किया करते थे, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में मशीन गन फायरिंग के खिलाफ वर्डा में हुआ था। यहां भी नतीजा वर्डा जैसा ही रहा। यहां खूब खून खराबा हुआ। टेनारू रिवर की लड़ाई में जापानी सैनिक मारे गए। इसके बाद मरीन्स एयरफील्ड्स पर कब्जा करने में कामयाब रहे। उन्होंने इसे सुरक्षित बनाकर इसका आकार बड़ा किया ताकि हवाई मरीन्स के पहले विमान उतर सकें, जिसे ब्लैक शीप स्क्वाड्रन कहते थे। जापानी इस एयरफील्ड पर लगातार बमबारी करते रहते थे। रात में उनके क्रूजर तट पर आते जाते रहते थे
और बेसिस पर इतने नियमित रूप से हमला करते थे कि मरीन्स ने इसे नाम दिया टोक्यो एक्सप्रेस। लैंडिंग के जरिए रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए समुद्री लड़ाई शुरू हुई। एक बेहद खास जापानी रेजिमेंट यहां पहुंच गई। ये जापानी मरीन्स बहुत ही खतरनाक लड़ाके थे, लेकिन उन्होंने यहां की ट्रॉपिकल डिसीज के खिलाफ कोई एहतियाती उपाय किए बिना ही लड़ाई शुरू कर दी। मलेरिया इनमें से बहुतों की जान लेने वाला था और अन्य बहुत से बुशीडो परंपरा के मुताबिक खुद अपनी जान लेने वाले थे। उनके कमांडर कर्नल इचिकी ने उन्हें समुराई मोटो की याद दिलाई। कर्तव्य किसी पहाड़ जैसा भारी होता है, लेकिन किसी सिपाही की मृत्यु किसी पंख जितनी हल्की होती है। ग्वाडल कैनाल की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और ये 6 महीने तक चलने वाली थी। ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी। अमेरिकी मरीन्स को लगता था कि वो एक ग्रीन हेल यानी हरे नरक में फंस गए हैं। वो भी बीमार थे, उनके घाव संक्रमित हो गए थे, लेकिन अभी तो उनकी मुसीबतों की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। उसी दौर में रेड आर्मी भी मुश्किलें झेल रही थी। रूसियों ने इसे नाम दिया था ब्लैक समर ऑफ 1942। जर्मन्स ने पूर्व की तरफ अपना मार्च फिर शुरू कर दिया था और वो दोबारा लोगों को बंदी बना रहे थे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इन कैदियों की संख्या काफी कम थी, क्योंकि ज्यादातर ऐसा हुआ कि रूसवासी पहले ही वहां से भाग चुके थे। पीछे बची थी तो सिर्फ सुलगती हुई जमीन। हिटलर को लगा कि रूस के लोग भाग रहे हैं, लेकिन दरअसल यह स्टालिन का एक आदेश था। लेकिन फिर भी लांसर्स यानी वेयरमाख्त के सिपाहियों को हर शहर के लिए भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। एटीन्थ इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर हॉक लिखते हैं, नए सैनिक इस तरह की लड़ाई के आदी नहीं हैं। वो बहुत जल्दी डिप्रेस और परेशान हो जाते हैं। 8 अगस्त को हमने इसी तरह उन 50 में से अपने 35 युवा सैनिक गंवाए जो 6th कंपनी में मारे गए थे। हिटलर ने इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंक दिया। जर्मनी के करीब 1 करोड़ सिपाही अब लड़ रहे थे, लेकिन उसने ये अंदाजा लगाया कि अपने निर्णायक अभियान के लिए उसे 8 लाख और सैनिक चाहिए। उसके रोमेनियन, हंगेरियन और इटालियन साथी उसे ये सैनिक देने वाले थे। इनमें से ज्यादातर को जर्मनी के लिए मजबूरन लड़ना पड़ा। मुसोलिनी ने जिन इटालियन सैनिकों को इस युद्ध में झोंका था, उनमें से 3 लाख की मौत होने वाली थी। अब हिटलर का लक्ष्य मॉस्को नहीं बल्कि दक्षिणी रूस था। वो एक विशाल पिंसर मूवमेंट की योजना बना रहा था जो कॉकोसिस के ऑयल फील्ड्स को अपनी जकड़ में ले रही थी और रोमेल मिस्र से आगे बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स पर कब्जे की फिराक में था। उसका एक दूसरा लक्ष्य स्टालिनग्राड था, यानी स्टालिन का शहर और उसकी फैक्ट्रीज। हिटलर ने ये दोनों ही हमले एक ही समय शुरू किए, जिससे उसके मिलिट्री कमांडर्स चिंतित हो गए, जैसा कि हिटलर ने मॉस्को में किया था। इस बार भी उसने अपनी सेना को टुकड़ों में बांट दिया। वेयरमाख्त का एक हिस्सा स्टेप्स में गहराई तक पहुंच गया। जनरल वॉन क्लाइस्ट ने कहा, मेरे सामने कोई दुश्मन नहीं है और मेरे पीछे रिजर्व्स नहीं हैं। वो कोकोसिस पहाड़ों में पहुंच गए और ईरान की सीमा की तरफ बढ़े, जो हाल ही में रूस के लिए अमेरिकी सहायता का एक सप्लाई रूट बन गया था, लेकिन वो कभी यहां तक नहीं पहुंचने वाले थे। इस बीच बाकी जर्मन सेनाएं यानी 6th आर्मी जनरल पॉल्स के नेतृत्व में स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ रही थी।
लगातार आगे बढ़ रहे जर्मन टैंक्स को रोकने के लिए रूसियों ने परेशान होकर कुत्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी तक इन कुत्तों की खाल से सिर्फ जूते ही बनाए जाते थे। रूसियों ने झटपट एक मशहूर वैज्ञानिक पावलोव के अध्ययन और उनके कंडीशन रिफ्लेक्सिस को आधार बनाकर एक नया तरीका खोजा। इन कुत्तों को भूखा रखा जाता था और प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो किसी ट्रैक्ड व्हीकल के नीचे अपना खाना ढूंढें। उनके शरीर के साथ रिमोट कंट्रोल विस्फोटक बांध दिए जाते थे। जब कोई जर्मन टैंक नजर आता था तो इन कुत्तों को छोड़ दिया जाता था। अगस्त 1942 में चर्चिल और रूजवेल्ट के राजदूत हैरीमैन स्टालिन से मुलाकात करने मॉस्को पहुंचे, जिसकी मांग थी कि पश्चिम में एक दूसरा मोर्चा भी खोल दिया जाए। चर्चिल ने अपना वी फॉर विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन उनके पास स्टालिन के सामने इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि मित्र देश पूर्वी मोर्चे पर जर्मन्स के खिलाफ उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। हैरीमैन ने मदद और उपकरण देने का वादा किया, लेकिन स्टालिन बहुत गुस्से में थे। वो जानता था कि उसे हिटलर से अकेले ही जूझना पड़ेगा। उसने स्टालिनग्राड की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने एक बेहद बेरहम साथी निकिटा ख्रुश्चोव को सौंपी। वो यूक्रेन का रहने वाला था और उसने युद्ध से पहले स्टालिन के कई नरसंहारों को अंजाम दिया था। ख्रुश्चोव ने वापस न लौटने के स्टालिन के आदेश आगे तक पहुंचा दिए, लेकिन वो जर्मनी को आगे बढ़ने से न रोक पाया। जर्मन सैनिक स्टालिनग्राड के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सितंबर 1942 तक पॉल्स मॉस्को जाने वाली रेलवे लाइन तक पहुंच गया था। वो इसके सहारे स्टालिनग्राड पहुंच गया और उसने सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर कब्जा कर लिया। स्टूकोव विमान उस शहर को तबाह करने की तैयारी करने लगे जो सोवियत यूनियन का गौरव था। यह कम्युनिस्ट जगत का सबसे महान औद्योगिक शहर था, जिसे कामगारों के लिए बनाया गया था, जहां गार्डन एस्टेट्स थीं और रेड अक्टूबर और बैरिकेड्स नामक फैक्ट्रीज थीं। जर्मन बमवर्षकों ने हजारों नागरिकों की जान ले ली। जिस विशाल ट्रैक्टर फैक्ट्री में T-34 टैंक्स बनाए जाते थे, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। फिर भी ये खंडहर ऐसे ब्लैक हाउसेज और दुर्ग बन गए जिन पर कब्जा करने के लिए जर्मन्स को आमने सामने की मुठभेड़ करनी पड़ी। उनके सैनिक भारी संख्या में मारे गए, लेकिन रूस के मुकाबले जर्मनी का नुकसान बहुत कम था। चार हफ्ते की जबरदस्त लड़ाई के बाद जर्मन्स आखिरकार शहर के एकमात्र ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। ये थी मामायेव हिल। यहां से वो पूरे स्टालिनग्राड पर नियंत्रण रख सकते थे। 15 अक्टूबर 1942 को जर्मन सैनिक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ये थी रूस की महान नदी वोल्गा।
अब जमीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही चंद सोवियत लड़ाकों के पास था। अब जनरल पॉल्स हिटलर को सूचित कर सकता था कि जिस पर 6th आर्मी का कब्जा है, अब उस शहर पर स्वास्तिक वाला ध्वज लहरा रहा है। हिटलर इस खबर से बहुत खुश हुआ। उसने अपने सभी सहायकों को इकट्ठा किया। इनमें गोरिंग, गेबल्स, हिमलर और अन्य समर्थक थे, और उसने कहा, मैं इस शहर पर अपना कब्जा चाहता था, स्टालिन के इस शहर पर। आखिरकार यह हमारा हो गया है। अब नावें वोल्गा तक नहीं जा सकती, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.